हेलो फ्रेंड। सदब लॉ एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं आपके खिदमत में सेशन डे यानी 115 रिवीजन पर चर्चा करूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज का जो चर्चा है रिवीजन है, और रिवीजन का जो उद्देश्य है हम देखेंगे कि इस संहिता की धारा 115 में जो है उच्च न्यायालय को जो है रिवीजन करने का जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है इसको प्रदान करती है। यानी सेक्शन 115 का जो पर्पज है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग मनमाने को या अनुचित रूप से कार्य करने से रोकता है। यानी जो जिला न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो कोई ऐसा मामले में डिटरमाइन करता है, निश्चय करता है। उस मामले में कोई जो मतलब क्या है कि लॉ के अगर या तो जुरिडिक्शन से बियॉन्ड करता हो या जो जुरिडिक्शन में स्टेट ना हो, तो इन अकॉर्डिंग कोई ऐसा जो है उसकी बाउंड्री को हो वो क्रॉस कर देता हो, तो उसे जो है उस प्रोसीडिंग को रोकने का एक रामबाण है, रिवीजन है। तो रिवीजन दोस्तों, मैं आइए रिवीजन पर चर्चा करता हूँ। एवरीवन दोस्तों, मैं आज ये कहता हूँ कि ये सेक्शन 115 है और एक कोटेड है कि आप लोगों जो है हमारे साथ एक प्रॉब्लम्स ये है कि अगर आप लोग हमारे साथ बैठे तो बाकायदा बैरक लेकर बैठे और नोटबुक साथ में होना चाहिए। आपके पास जो है नोटबुक नहीं होगा तो कोई काम नहीं चलने वाला है। तो मैं कोई केसला अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो उस पर भी चर्चा करूँगा। कोई जो है कोई उसके उद्देश्य क्या है, उसके और से शर्तें क्या है, या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विनिश्चय का मामला उससे क्या है, या मामले का विनिश्चय कैसे करेगा, या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के मामले में कैसे डिटरमाइन करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इस एक एक पॉइंट करके हम रीड करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ तो उस पॉइंट को रीड करना, उसको नोटबुक रखना, ताकि एग्जाम के पॉइंट पर आपके लिए बहुत ही मुफीद हो। तो ये चर्चा जो है ये है कि रिवीजन की बात करता हूँ। तो आइए सेक्शन 115 रिवीजन। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड। क्या क्या मंगवाता हाई कोर्ट जो है, अभिलेख मंगाता है। क्यों से? एनी केस, कोई भी सूट हो, एनी केस विच हैज बीन डिसाइड बाय कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेटेड कोर्ट, यानी जो है डिसाइड कर दिया गया हो किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा, टू सच ऐसे हाई कोर्ट द्वारा, एंड इज विच नो अपील लाई, कोई उसका जो है अपील लाई नहीं होता है। एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अपील ऐसा प्रतीत होता है तो वो रिकॉर्ड मांग सकेगा। कौन मांग सकेगा? हायर कोर्ट। ओके, अब ये क्या करता है? टू हैव एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन बाय इट बाय लॉ। यानी क्या है इसका मतलब? क्या है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय जो है ऐसे अधिकर्ता का प्रयोग किया जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है। क्या है? विधि द्वारा उसमें जो है निहित नहीं है। दूसरी बात कहता है टू हैव फेल्ड, या टू हैव फेल्ड एक्सरसाइज जुरिडिक्शन सो वेस्टेड, यानी क्या कहता है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो है अधिकर्ता का प्रयोग करने में क्या है, असफल रहता हो जो इस प्रकार निहित है। तीसरी बात कहता है टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट जुरिडिक्शन इलीगली, और जो है मैटेरियल इरेगुलरिटी, यानी जो है तीसरी बात ये कहता है कि ऐसे सबऑर्डिनेटेड कोर्ट जो है अपनी जो है जुरिडिक्शन का प्रयोग करने में अवैध रूप से या मैटेरियल रूप से जो है क्या, अवैध रूप से जो है या मैटेरियल इरेगुलरिटी कार्य किया हो। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जब 3 पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा तो मामला प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये बातें हैं कि ये जो है अब हम इसको केस लॉ का भी डिस्कस करेंगे। केस लॉ में जो है इसमें ये कहा गया है कि एक केस लॉ था मेजर माइकल, क्या केस किसका नाम था? मेजर माइकल मेकर हेंस बनाम मेजर जोस मेकर हेंस, यानी AR 1996 कर्नाटक। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत खूबसूरती से मामले को क्या है जो है इसका जो है इलिस्ट्रेट किया है। मामलों को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जो है गाइडलाइन दिया है कि कैसे कैसे मामलों को रिवीजन किया जाएगा।
ठीक है। अब यह है कि इस केस के जानिब से क्या है कि इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट जो है इसमें कहा कि पहली पॉइंट ये कहा कि सबऑर्डिनेटेड कोर्ट मामले का विनिश्चय किया गया हो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कहाँ हो जो मामले है जिसमें अपील लाई नहीं होती है, सबऑर्डिनेटेड कोर्ट उस मामले को डिसाइड कर दिया हो और वहाँ अपील लाई नहीं होती है, तब यह है कि वो मामला जो है रिवीजन कब आएगा, जब जो है सबऑर्डिनेटेड कोर्ट जो है उस मामले को जो है डिटरमाइन किया गया हो और उसमें कोई आर्डर या कुछ किया हो या अपने जुडिक्शन से बियॉन्ड किया हो, तो ऐसे मामले के लिए जो इसमें पहली पॉइंट है। सेकंड ये पॉइंट कहती है कि ऐसे न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेटेड न्यायालय में हो, जो जिस न्यायालय में मामला रिवीजन के लिए गया हो उसके सबऑर्डिनेटेड में हो। ठीक है। तीसरी बात ये कहता है कि ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, यानी जो ऐसे जो विनिश्चय है के विरुद्ध क्या है, अपील नहीं की जा सकती है। चौथी पॉइंट कहते हैं ऐसे विनिश्चय न्यायालय में नहीं हो। फोर्थ पॉइंट कहती है जो जुरिडिक्शन का प्रयोग किया हो उसमें निहित नहीं हो। क्या है, अगर जुरिडिक्शन का प्रयोग किया हो और उसमें वेस्टेड नहीं हो या ऐसी जुरिडिक्शन का प्रयोग नहीं किया हो जिसमें जो है वेस्टेड हुआ हो। अब ये कहते हैं कि अपनी जुरिडिक्शन का प्रयोग करने में अवैध रूप से और अथवा सार्वभौत अनियमितता से किया हो। ये सारे पॉइंट को आपको इसमें बताया गया मेजर माइकल मैकरहेंस केस में। अब एक केस आया था कि RBT संबंधनम बनाम के आई मोहम्मद अली AAR 2009 NOC मद्रास से डिसाइड किया गया था, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। इसमें यह कहा गया था कि पुनश्च सत्य प्रयोग करने के लिए जो है इसमें जो है 5 पॉइंट सामने आई हैं। पहला क्या है, जहां अधिकारता से परे कार्य किया गया हो, जो जुरिडिक्शन से बियॉन्ड कार्य किया गया हो, जहां जुरिडिक्शन का जो है प्रयोग ही नहीं किया हो, जो जुरिडिक्शन है वहाँ उसका प्रयोग नहीं किया गया हो। तीसरी बात करता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ जो है निष्कर्ष की अनियमितता या अवैधानिक अथवा विप्रस्त रहती हो और जिसमें पक्षकारों के साथ न्याय नहीं हो पाया हो। इस केस में कहा गया है, मैं अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ। बढ़ने के बाद में कहता है कि प्रोवाइडेड कहता है दैट द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन where or reverse or any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding except where the order, if it had been made in favor of the party applying for the revision, would have finally disposed of the suit or other proceeding। यानी इसमें कहा गया है कि परंतु हाई कोर्ट इस धारा के अधीन किसी वादयान कार्यवाही में अनुक्रम में पारित किए गए किसी आदेश में या कोई इशू निश्चित करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उससे नहीं उल्टाएगा, सिवाय वो जहाँ तक ऐसा आदेश पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को पक्ष में किया तो आवेदन या कार्रवाई का अंतिम रूप से डिस्पोजल कर देता हो। ये चीज़ आई थी। अधीनस्थ न्यायालय, अब बात करते हैं धारा 115 जो है वही दर्शाता है जहाँ प्रकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया हो। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करने वाले व्यक्ति न्यायालय नहीं है। जो प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है वो न्यायालय नहीं है। न्यायालय में न्यायिक कर्तव्य आवश्यक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय में न्यायिक कर्तव्य भी आवश्यक रखना चाहिए और कोई व्यक्ति न्यायिक कर्तव्य का निष्पादन करने मात्र न्यायालय नहीं होता है। अब अपील का भाव, अपील शब्द प्रथम या सेकंड जो दोनों अपील शामिल हैं, चाहे वो रिवीजन वहीं प्रस्तुत किया जा सकेगा, एक भी अपील उपलब्ध ना हो वहाँ रिवीजन प्रस्तुत किया जाए। जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष से अपील उपलब्ध वहाँ रिवीजन मेंटेबल नहीं है। अब बात करते हैं क्षेत्राधिकार संबंधी दोष। रिवीजन का उद्देश्य अध्यक्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग मनमाने तथा विधि विरुद्ध ढंग से कार्य करने से रोकना और उसके बाद में उसके क्षेत्र संबंधित निम्नलिखित चूक या भूल जो है उसका जो है निवारण उच्च न्यायालय जो है हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है जो समय विधित निहित ना हो, विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय विफल हो गया हो,
अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि विरुद्ध ढंग से या सार्वजनिक अनियमितता से कार्य किया गया हो, ये बातें सामने आती हैं। अब बातें ये है कि जानिब से क्षेत्राधिकार विधि विरुद्ध या सार्वजनिक अनियमितता के प्रयोग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहली बात ये आता है कि अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्य के बिना, जो अब रिकॉर्ड है उसे उपलब्ध है और एविडेंस के बिना ही प्रकरणों को विनिश्चित करना यह अनियमित है। विधि विरुद्ध ढंग से लिए गए साक्ष्य, आग्रह या साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को विनिश्चित करना इस ग्राउंड पर आ जाता है। प्रकरण के पत्र का प्रयोग न करना, जो प्रकरण की प्रति का प्रयोग न करना, अनिष्पादनीय ज्ञप्ति का निष्पादन करना, पर्दाशीन महिला को सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित करना, न्याय शुल्क भुगतान के बिना प्रस्तुत किए गए वाद पत्र को स्वीकार करना, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें रिवीजन जाया जा सकता है। अब रिवीजन की सीमाएं क्या हैं, इस पर हम देखते हैं। तो रिवीजन की सीमाएं जो है, क्षेत्राधिकार जो है 15(1) में और बी और सी में अपेक्षाओं से संतुष्ट हो जाने के बाद जो है उच्च न्यायालय यह हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है और अधीनस्थ न्यायालय मामलों को विनिश्चित दोनों पक्षों के मध्य सुलह कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय पुनश्च हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है द हाई कोर्ट से नॉट अंडर द सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिग्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाई आइदर द हाई कोर्ट और टू द सबऑर्डिनेटेड कोर्ट, हमने आपको बता ही चुका है, तो सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब इसमें जो है ख़ास पॉइंट जो है ये रह गया है कि इसका जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये मामला इतना आवश्यक क्यों है, रिवीजन की जो है इसका मामला आवश्यक क्यों है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो है मामलों को विनिश्चित होना आवश्यक क्यों है। अब ये बात कि जो है विनिश्चित मामले में प्रक्रिया में त्रुटि के संबंध में दिया जाने वाला कोई आदेश भी सम्मिलित है। ये केस जो बताया गया था लालू बिरचंद बनाम रतिलाल भिखाबाई के केस में बताया गया था। एक केस था नुलकेश्वर पार बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2005। इस केस में ये कहा गया था कि प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के आवेदन पत्र जो है, जो अनुमति के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिए जाने पर जो है रिवीजन हो सकता है। एक केस आया था महेश्वरी ऑयल मिल बनाम मैसर गिरजानाथ दुर्गा शरण AR इलाहाबाद। इसमें कहा गया था कि प्रश्न मलाई प्रदत्त करने से इनकार करने वाला यह आदेश इस धारा में जो है प्रयोजनार्थ जो निश्चित किया जा सकता है। अब एक केस के जानिब से जो है हम बताएंगे आपको, जो है एक केस आया था जो है केस का नाम है आपको बता ही चुके हैं, RBT बनाम सदम्बना का केस भी बता चुके हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि एक केस था अवध किशोर बनाम ब्रिज बिहारी सिंह के मामले में। पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धारा 115 स्पष्टीकरण के अनुसार मामले का विनिश्चय पद के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही अनुक्रम में किया गया कोई आदेश विवादक यानी इशू विनिश्चय करने वाला कोई भी आदेश सम्मिलित है, यानी किसी भी इशू को है डिटरमाइन करने वाला कोई भी आदेश भी का आदेश जो है 115 के तहत जो है रिवीजन किया जा सकता है। अब एक केस के जानिब से जो हम देखेंगे कि बहुत ही निर्मल कुमार बनाम शांत कुमार का मामला था। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला आया था। इसमें विचार न्यायालय ने मूल वाद का विनिश्चय कर लिए और कर लेने के बाद निर्माण कार्य करवाया गया था। ऐसे निर्माण कार्य के बारे में अपील न्यायालय ने अज्ञापक विदेश यानी मैंडेटरी इंजंक्शन जारी कर दिया था और अब ये निर्धारित किया गया था कि अपील न्यायालय का यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं किया गया है, अपितु अन्यायपूर्ण है, यानी मिसक्राइज ऑफ जस्टिस है, ये केस में डिसाइड किया गया था। अब हम देखते हैं कि एक आता है सिविल रिवीजन में इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अंतर्वर्ती आदेश, क्या ये रिवीजन अप्लाई करता है कि नहीं करता है, इस पर हम देखेंगे। तो अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध जो है पुनश्च याचिका संस्थित नहीं की जा सकती है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर के विरुद्ध जो है रिवीजन नहीं जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। और अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध जो है रिवीजन जो है संधारण योग्य नहीं है। ये केस जो है दुर्गा देवी बनाम विजय कुमार पोद्दार AR 2010 पटना में बताया गया था। तो ये चीज़ें आपको हमने बता दिया मोटे मोटे तौर पर। अब इसके बाद में एक
एक ये भी बात है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना आवश्यक है। तो जुरिडिक्शन के जो है आप लोग देख लीजिएगा, जुरिडिक्शन जो है बता दिए 3 पॉइंट पर, आप बने रहिएगा। और जहाँ तक रिवीजन का अगर पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं आता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप उसको बता दूंगा। ओके, मैं यहीं से आपसे दरख्वास्त चाहता हूँ। थैंक यू।